स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की पार्टी की जिम्मेदारी दी है, उन्हें महासचिव बनाया गया है और महासचिव के साथ ही उन्हें एक बड़ा ओहदा और जिम्मेदारी दोनों मिली है। साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी जिम्मेदारी दी गई है, वो पश्चिमी राजस्थान का जिम्मा उन्हें दिया गया है और गुलाम नबी आजाद जो वहां के प्रभारी थे उन्हें हरियाणा का प्रभारी बना दिया गया है। तो चलिए, कांग्रेस के लिए एक बड़ा बदलाव और यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस एक तुरुप के पत्ते के रूप में, या राजनीतिक पंडितों की बात पे यकीन करें तो कह रहे हैं कि एक बड़ा पासा फेंका है। लेकिन बड़ा सवाल यहां यह उठता है कि योगी मोदी और समाजवादी पार्टी बीएसपी दोनों के इस पूरे चक्रव्यूह को प्रियंका भेद पाएंगी, यह सबसे बड़ी बात है। किस तरह से मैनेज करेंगी, क्या होगा। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि कार्यकर्ता किसी भी पार्टी के लिए एक जड़ होती है, वो उसकी ताकत होती है। प्रियंका गांधी के आने से कार्यकर्ताओं में एक नया जोश और जुनून होगा, जिसके चलते कांग्रेस सफल हो सकेगी। चलिए, मैं आपको मजमून दिखाऊंगा आज के एजेंडे का और उसके बाद हमारे साथ में पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। आरसी चौधरी जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, विष्णु कुलवाल जी बीएसपी नेता हमारे साथ हैं, मनीष पारिक साहब भाजपा नेता हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। देखिए मजमून और लौटेंगे फिर हमारे पैनल के साथ। ये कहा जाता है कि देश की सियासत में जाने का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही निकलता है। इसके लिए इतिहास गवाह भी है। 80 लोकसभा सीट के उत्तर प्रदेश में कभी कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था, लेकिन बीएसपी और सपा के गठन के बाद कांग्रेस अब अपने वजूद को तरस रही है। सोनिया गांधी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थीं, तब राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश की कमान दी गई थी, लेकिन रिजल्ट कोई खास नहीं रहा। अब प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान देकर कांग्रेस को उम्मीद है कि कार्यकर्ताओं में एक नए जोश का संचार होगा, जिससे लोकसभा चुनाव में बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी बैक फुट पे कहीं नहीं खेलने वाली। कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पे खेलेगी। कांग्रेस पार्टी अपने विचारधारा के लिए लड़ रही है और चाहे प्रियंका हो चाहे ज्योतिरादित्य हो, कांग्रेस पार्टी के बहुत पावरफुल नेता हैं, लीडर्स हैं और इन दोनों युवा नेताओं से हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलना चाहते हैं। और प्रियंका जी के औपचारिक ऐलान से जहां उनको महासचिव बनाया है, मैं समझता हूं ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में लेकिन पूरे देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बड़ी खुशी का माहौल है। उनके सक्रिय राजनीति में आने से बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में बीएसपी और समाजवादी पार्टी पहले ही गठबंधन कर चुकी हैं और वहां पर कांग्रेस के लिए महज 2 ही सीटें छोड़ी गई हैं। पिछले 3 चुनावों के नतीजों पर गौर करें तो कांग्रेस का ग्राफ गिर रहा है। वर्ष 2004 में 73 सीट पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, 9 प्रत्याशी विजयी हुए और करीब 12% मत मिले। वर्ष 2009 में 69 प्रत्याशी मैदान में उतारे गए, जिनमें से 21 विजयी हुए और करीब 18% मत मिले। वर्ष 2014 में 67 प्रत्याशी मैदान में उतारे गए, जिनमें से 2 सोनिया गांधी और राहुल गांधी जीते। पार्टी को करीब 7.5% मत मिला। प्रियंका को जिस पूर्वी उत्तर प्रदेश का जिम्मा दिया गया है, वो भाजपा का गढ़ माना जाता रहा है। वहां बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 बार सांसद रहे हैं। कांग्रेस ने एक सोची समझी रणनीति के तहत प्रियंका और ज्योतिरादित्य सिंधिया को उत्तर प्रदेश का जिम्मा दिया है। बीजेपी कांग्रेस के इस निर्णय पर कहती है कि राहुल फेल हो गए, तब बचाने के लिए प्रियंका को लेकर आए हैं। हम बधाई देना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को। सार्वजनिक रूप से जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी जो उनके वर्तमान के अध्यक्ष हैं, उनके नाकामी को घोषित किया है कि राहुल गांधी जी फेल हो गए हैं, इसलिए राहुल गांधी जी को अब प्रियंका जी जो उनके परिवार से ही है, उनकी बैसाखी की आवश्यकता है। हर जगह से महागठबंधन में नकारे जाने के पश्चात बैसाखी परिवार से ही ढूंढा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चले, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफी जोश है, फ्रंट फुट खेलेंगे। एक बार फिर राहुल गांधी ने कहा है और दोनों युवा नेताओं को जिम्मा इसका दिया गया है। हम आपको बता दें कि प्रियंका गांधी के लिए उत्तर प्रदेश के चुनाव कमान को नई बात नहीं है, लेकिन पहले वो
रायबरेली और अमेठी का चुनाव संभालती रही और लेकिन अब पूर्वी उत्तर प्रदेश का वो कमान संभालेंगी जहां से योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है गोरखपुर, और साथ में ही बनारस जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताल ठोक करके चुनाव लड़ा और गठबंधन के साथ 73 यानी कि 71 खुद के खाते में, 2 अपना दल की सीटें। एक बड़ा उलटफेर उत्तर प्रदेश की सीटें करते हैं देश की सियासत में। 80 सीट वहां से हैं और यह पहली मर्तबा नहीं है, चाहे पंडित नेहरू की बात हो जब वो फूलपुर से चुनाव लड़कर के जीते थे, या फिर इंदिरा गांधी की बात हो। कई मर्तबा ऐसी स्थितियां बनी हैं कि चाहे चौधरी चरण सिंह हो, उत्तर प्रदेश से ही चुनाव लड़कर के मुख्य प्रधानमंत्री बने, चाहे बलिया से चंद्रशेखर हो, राजीव गांधी हो। कई ऐसे आपको नेताओं के उदाहरण हैं। यह कहा जा सकता है कि अधिकतर नेता जो देश के प्रधानमंत्री बने उन्हें सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश ने दिखाया। यही बड़ी वजह है कि कोई पार्टी वहां कसर छोड़ना नहीं चाहती। चलिए, मनीष पारिक साहब हमारे साथ में हैं। मनीष जी, प्रियंका गांधी को कमान दी गई है और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि प्रियंका को कमान संभालने के बाद बीजेपी सत्ते में है। नहीं, सत्ते में नहीं, बात तो ये इनका खुद का इंटरनल मैटर है। अब ये जो 400 प्रभारी होते हैं, एक स्टेट के 3 प्रभारी बनाए हैं मानो, तो ऐसे अपने 30 स्टेट हैं तो लगभग 150-200 प्रभारी है, उनमें से एक प्रियंका जी को बनाया है। तो ये तो पक्की बात है कि राहुल गांधी इनसे डरे हुए थे। ऐसे हो रहा था कि राहुल जी फेल होंगे तो प्रियंका गांधी इनकी नेता बन के आएगी। तो वो जो देश के पोर्टफोलियो पर आनी चाहिए थी, कोई जो सोच रहे थे, उनको एक स्टेट में भी कोई 2-3 में से एक, यानी बहुत लो प्रोफाइल पर उनकी राजनीतिक हत्या इन्होंने कर दी है। राहुल गांधी को डर लगा हुआ था कि मैं फेल हो रहूंगा तो प्रियंका गांधी अच्छी रहेगी। और दूसरी बात, जो उत्तर प्रदेश में भी कारण है, वहां पर तो मुसीबत होनी है क्योंकि वहां पे केवल रायबरेली और अमेठी सीट छोड़ी है मायावती जी ने और अखिलेश जी ने, बाकी तो वही लड़ने वाले हैं सारी सीटें। तो कांग्रेस पार्टी को और तो तीसरी जगह वैसे ही नंबर नहीं आ रहा है। तो अल्टीमेटली जो मुसीबत है, और एक जो ये है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये भी उभरते हुए नायक थे और इनसे भी राहुल गांधी भयभीत थे, तो इन दोनों को वहां पर भ्रूण हत्या के लिए लगा दिया है। अदरवाइज तो ये ऐसे व्यक्ति हैं ज्योतिरादित्य जिनको मध्य प्रदेश की कमान दी जानी चाहिए थी, लेकिन वो चूंकि वो जो सिख के दंगों में और उनमें कमलनाथ ने बीजेपी कांग्रेस का काम किया था, उससे बचने के लिए उनको कमान दे दी। तो अल्टीमेटली 2 स्टेट के जो नेता थे उन लोगों को यूपी में, जहां इनकी हार सुनिश्चित है, जहां बहन मायावती और भतीजे मुलायम सिंह जी के लड़के वो इकट्ठे हो गए, कांग्रेस को कोई तवज्जो नहीं दे रहे, वहां इन दोनों को भ्रूण हत्या के लिए भेजा है। तो एक तो ये भी बात पॉलिटिकल इसका मायने रखते हैं जी। आप भी मानेंगे। आप मायावती और अखिलेश को मजबूत तो मान रहे हैं, इस गठबंधन को मजबूत मान रहे हैं? नहीं, मतलब गठबंधन में भी जगह नहीं है जहां पे, ये कह रहा हूं मैं, बीजेपी के सामने तो हारने वाला गठबंधन वो एक इतर बात है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो गठबंधन में ही जहां पे तवज्जो नहीं मिली है, केवल 2 सीट छोड़ी है उन्होंने, और वो रायबरेली और अमेठी। तो वहां से अब ये रायबरेली से चुनाव लड़ेगी तो सांसद के नाते लड़ लेंगी एक, और अगर मान लीजिए सोनिया जी लड़ेंगी तो वो भी इनका नंबर नहीं आएगा। अदरवाइज आप समझ सकते हैं कि जो इन्होंने कहा था, हम जो बीजेपी के सामने वाला वोट है हम वो सब इंटैक्ट रखना चाहते हैं, मुसलमानों के वोट बैंक में बंटवारा ना हो, इनका मूल मकसद ये है सारी पार्टियों का, वो चीज तो खत्म ही हो गई है। और दूसरी बात यह है कि जो माननीय मोदी जी की प्रचंड लहर चलने वाली देश में, उसमें जो उड़ेगा तो लोग कहेंगे कि ये तो हमने तो बेस्ट एफर्ट कर लिए थे, प्रियंका जी को लगा दिया था, जिनको आप नेता बना रहे थे देश का, उनको लगा दिया, हमने ज्योतिरादित्य को लगा दिया, फिर भी उड़ गए, तो मेरी राहुल। चलिए, इस तूफान और हवा का जवाब आरसी चौधरी देंगे। आरसी चौधरी साहब, बहुत ही बड़ी मुश्किल में प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने फंसाया है, बीजेपी का दावा है। मनीष पारिक साहब कह रहे हैं कि एक तरह से उनकी पॉलिटिकल भ्रूण हत्या की है। उन्हें जब वो काम करने की स्थिति में आती, पूरी तरह से वो ताकत अगर कहीं लगाती, लेकिन उन्हें छोटे से दायरे में सीमित करके और उनके कद को कम किया। योगेंद्र जी, निश्चित रूप से एक बात तो तय है कि जिस प्रकार से प्रियंका गांधी जी को और ज्योतिरादित्य जी को महासचिव बना के राज्य का प्रभारी बनाया है, प्रभारी बनाने के बाद में और प्रियंका जी के सक्रिय राजनीति में आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी जितनी विचलित हो गई, और ये विचलितता उसकी ये बता रही है कि बेचैनी बढ़ गई है। निश्चित रूप से स्वाभाविक भी है बेचैनी बढ़ना, क्योंकि एक राजनीतिक दल जिसके पास में मुद्दे नहीं है,
बीजेपी का जो साथी ये कह रहा है मुसलमानों के वोट इंटैक्ट रखने का, जैसे हिंदुओं के वोट तो कंप्लीट भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास ही है, इसके अलावा देश में कोई राजनीतिक दल ले नहीं सकता, जो ध्रुवीकरण का एक प्रयास जो बीजेपी के साथी ने किया। आखिर प्रियंका गांधी ने, अगर आपको याद हो योगेंद्र जी, 1999 में हिंदी जब बीबीसी के हिंदी में साक्षात्कार हुआ था उन्होंने, तब उन्होंने कहा राजनीति शक्तिशाली नहीं, इस देश की जनता शक्तिशाली है। इस देश की जनता तय करेगी ये भ्रूण की हत्या किसकी होगी या कौन भ्रूण का है, वो बालक फलेगा या फूलेगा। देश की जनता को इतना बोना समझना और इतना बेवकूफ सुनना, ये भारतीय जनता पार्टी मुझे लग रहा है कि अति उत्साहित होके या विचलित होके कहीं ना कहीं ये बयान दे रही है। देश की जनता जनादेश देगी कौन सा भ्रूण खिलेगा और कौन सा फूल डूबेगा, ये तो समय के गर्व की बात है। लेकिन देश के जो बहुत से जो साथी हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है इस देश की सियासत के अंदर गांधी परिवार जो देश की आजादी से लेके आज तक, और जो मोदी जी के भाषण में और अमित शाह जी के भाषण में अक्सर अगर 20 बार गांधी परिवार पे हमला ना करे तो वो चैन नहीं मिल पाता। दूसरी तरफ एक ऐसा राजनीतिक दल है, एक ऐसा राजनीतिक सोच है जो सदैव स्वतंत्रता के आंदोलन में कहीं भागीदार बन के नहीं रहा, वो अंग्रेजों के साथ में चलिए जा रहा था कि अपनी लौटूंगा आपके पास में लौटूंगा मैं। विष्णु कुलवाल जी हमारे साथ में। कुलवाल साहब, आप लोगों ने गठबंधन किया है, लेकिन तुरुप के पत्ते के रूप में कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को महासचिव बना करके और उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया है, किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए योगेंद्र जी, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है और कांग्रेस का क्या करना चाहती है वो कांग्रेस को सोचना है। इससे पूर्व भी जब 2 चुनाव जो गांधी परिवार जहां से लड़ता है, वो चुनाव का संचालन भी प्रियंका गांधी जी करती है, और ये आज से नहीं, गत 10 सालों से चुनाव का उन दोनों लोकसभा क्षेत्रों का चुनाव का देखरेख प्रियंका गांधी जी करती है। सवाल अभी इस बात का है कि बहुजन समाज पार्टी और समाज पार्टी के गठबंधन के बाद जिस जंग से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बौखलाई हुई है, उससे अब ये लग रहा है कि इनको ये सच्चाई का अवगत हो गया है कि वहां पर जो ये पहले जो भारतीय जनता पार्टी जो 73 सीटें जीत के आई थी, अब उनको लग रहा है कि 7 या 8 सीटें भी हमारी कहां से आएगी। उसके प्रयास में भारतीय जनता पार्टी लगातार बोल रही है, और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित हो गया है कि अब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे। ये इनको अभी से लगने लग गया है, मगर ये एक्सेप्ट इसलिए नहीं करेंगे इस बात को कि इनके पास और कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिए लगातार ये मोदी लहर की बात कहते हैं। मोदी लहर तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, टीआरएस, वहां पर अपने तेलंगाना में और त्रिपुरा, अन्य जहां भी चुनाव हुए, या 5 स्टेट में चुनाव हुए, वहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उन्होंने पूरी ताकत झोंकी थी अपनी। उस ताकत झोंकने के बाद भी वहां 5 स्टेटों में इनकी सरकार नहीं बनी, और अब ये लगातार ये देख रहे कि ये उत्तर प्रदेश का जो खड्डा है, इसको हमें कहां से कवर करना है। मगर ये निश्चित है कि अब हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का शासन आने वाला नहीं है। चलिए, तो बीजेपी के खिलाफ खड़े रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो प्रियंका गांधी चुनौती आप लोगों के लिए भी रहेंगी, गठबंधन के लिए भी रहेंगी। आप बीजेपी को रोकना चाहेंगे या आप प्रियंका और बीजेपी दोनों को रोकना चाहेंगे? नहीं, योगेंद्र जी देखिए, राहुल गांधी ने जब प्रियंका जी ने जब इन्होंने महासचिव बनाया, तब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बोला कि हम गठबंधन के खिलाफ नहीं है, हम गठबंधन के साथ हैं, हम बैठ के बात करके निश्चित और अपना फैसला करेंगे। देखिए, ये इनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, क्या सोच रहे हैं। पर हमने चुनाव के 3 महीने पहले गठबंधन करके दिखा दिया है कि ऐसा नहीं हो कि गठबंधन ये कोई टेम्परेरी गठबंधन है। ये गठबंधन जब तक चलेगा तब तक उत्तर प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव चलेंगे। हमारा जो गठबंधन है वो यूपी तक ही है, उसके बाद जो आगे महागठबंधन में बनेगा उसमें पार्टी के नेता लगातार जा रहे हैं और लगातार वहां पे आ रहे हैं। मनीष जी, एक छोटा सा सवाल आपसे मेरा ये होगा कि प्रियंका गांधी को लेकर के एक नई राजनीतिक बदलाव देख रहे हैं, क्योंकि जब ये मोदी लहर की बात मैं आपको करना चाहूंगा, आप जिसकी बात कर रहे हैं, और इसमें कोई संदेह भी नहीं है, 2 सीट पे आकर के उत्तर प्रदेश में सिमट गई कांग्रेस, रायबरेली और अमेठी। जो
कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जा रही हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी की, और अंतर कम हुआ ये बात ठीक है, लेकिन प्रियंका गांधी ने कमान संभाली। उस वक्त एक बड़ी डिमांड की जा रही थी कि प्रियंका गांधी को कमान दी जानी चाहिए उत्तर प्रदेश की, और अभी जब स्क्रीन पे देख रहे थे कई जगह की इस तरह की जानकारी मिल रही हैं कि कार्यकर्ता का जो जोश होता है वो किसी भी पार्टी की ताकत होती है। तो ये ताकत जो है उसका कहीं एहसास हो पाए बीजेपी को, क्योंकि वजह साफ है। जैसे आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एक ऐसा चेहरा रहा बीजेपी के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि 1980 से बनने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी देश में एक स्वीकारयोग्य नेता थे, उनकी अपनी एक छवि थी, और 2 सीट से आप लोगों को एक बड़ा बल मिला। वहां तक लालकृष्ण आडवाणी ने पहुंचा है, राम मंदिर का इश्यू रहा चाहे जो भी रहा हो। नरेंद्र मोदी 282 तक आप लोगों को पहुंचा, एक चेहरा रहा। प्रियंका गांधी को भी उसी अंदाज में कांग्रेस आगे लेकर के आ रही है कि वहां के कार्यकर्ताओं में एक जोश होगा, एक जुनून होगा। तो मोदी जी की वजह से अगर कार्यकर्ता में जोश आता है, तो जिस नेत्री का लगातार डिमांड की जा रही है उत्तर प्रदेश में कब इनको आगे लेके आना चाहिए, वहां जोश काम नहीं आएगा। नहीं, वो तो मैं यही कह रहा हूं कि एक हीरो होता है फिल्म का, एक होता है सहायक, तो मान ले सहायक कलाकार होता है। तो जो इनकी एंट्री थी वो दैट बिकम्स डैशिंग, दैट मे बी डैशिंग, वो इतनी लो प्रोफाइल तरीके से हुई है। और इस समय आप कह रहे हैं जोश की बात, मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा मुसीबत में प्रियंका गांधी वाड्रा जी है कि उनके पति को ईडी ने बुला रखा है, नोटिस दे रखे हैं, तो वो उनके खिलाफ वो मामला चल रहा है कि इतने पैसे कहां से आए, तो अभी वो संकट में है। और उस समय उनको आप एंट्री करा रहे हो, तो ये निश्चित तौर पर है कि अब उनके पास तो जो भी कोई बम है वो इस्तेमाल करेंगे, जितना भी है। लेकिन मनीष जी, यहाँ ये नहीं लगता कि कांग्रेस ईडी की कार्रवाई से टूट नहीं रही है, आगे लेकर के आ रही है? नहीं, वो तो उन्होंने कहा है प्रियंका को आगे लेकर के आ रही है। वो तो उन्होंने कह दिया कि हम फ्रंट फुट पे खेलेंगे, हम प्लेस नहीं करेंगे। फ्रंट फुट मतलब छक्का मारने की कोशिश करेंगे, बोल्ड होंगे तो होंगे, वो अलग बात है। तो ही एडॉप्टेड फॉर, उन्होंने तो ये मान ही लिया है कि अगर एक कदम आगे जाके जो फ्रंट फुट पे खेलता है, आप क्रिकेट का नियम है, आप फ्रंट फुट पे अगर आगे शॉट मारते हैं तो बॉल अगर बैट पे आ जाती है तो बाहर जाती है, वो ऊपर उठती है, लेकिन अगर छूट जाती है तो वो स्टंप्स में घुसती है। तो ये पक्की बात है, उनको ये बात जानकारी है कि हम मरने वाले हैं, हारने वाले हैं, तो हमने फ्रंट फुट पे खेला, हार गए तो हार गए, छक्का पड़ता नहीं। तो ये एक जो रिस्क फैक्टर है, उसी रिस्क फैक्टर का अंग प्रियंका गांधी है और प्रियंका गांधी वाड्रा है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि ये भी हो सकता है कि पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करने के लिए, कि चूंकि वाड्रा के विषय पर राहुल गांधी जी को खुद को मुकाबला करना पड़ता मैदान में, तो उन्होंने एक सहायक सेनापति या एक अपना सहायक कोई अडॉप्ट कर लिया है कि अब वो प्रियंका गांधी पर अटैक होगा तो राहुल बचे रहेंगे वाड्रा के केस में। तो मुझे ये भी लग रहा है, आप समझ सकते हैं क्योंकि आप पॉलिटिकल दृष्टि रखते हैं, तो ये भी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी की ये चाल हो कि वो चाहती है कि राहुल गांधी पे अटैक नहीं होना चाहिए वाड्रा के नाम पे, उस प्रियंका पे निपटा दो, ये भी हो सकता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा, ये तो अभी देखने की बात है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि आप अगर चीफ एडिटर हैं तो आप इस टेलीविजन में सबसे बड़ा काम करेंगे, आपके जरिए चलेगा, आपका नाम चलेगा, लेकिन आप यहां पर छोटा काम करने लगेंगे तो निश्चित तौर पर जो व्यक्ति है उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जो जिस प्रियंका गांधी को राहुल गांधी के फेलियर होने पर अडॉप्ट करने की बात थी, उसको अगर अडॉप्ट करते हैं तो एक तो यह है कि राहुल गांधी फेल हो गए, एक, या दूसरी बात यह है कि उनको खुद ही भयभीत हो गए। इसको जो ऐसा क्यों लग रहा है मनीष जी, ऐसा क्यों लग रहा है कि राहुल गांधी फेल हो रहे हैं तो प्रियंका गांधी को लेकर के आया गया है? कांग्रेस के लोग कहते थे हमारे पास प्रियंका गांधी है, हमारे पास सोनिया गांधी है, हमारे पास राहुल गांधी है, और जो बीजेपी को तो ये फायदा है, ऑल फैमिली इज फाइटिंग, ये फैमिली फाइटिंग है। आपने देखा मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रियंका गांधी जी को बुला रहे हैं कि कौन बनाए राजस्थान में, फिर सोनिया गांधी जी आ गई, राहुल गांधी जी आ गए, प्रियंका जी नहीं आई, बाहर घूमने गई थी, वो आएंगी तब तय करेंगे, एक दिन रोके रखा राजस्थान की सांसें, तो वो रास्ते रोकने लगे गुजर सब। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो फैमिली मैटर है, इट ऑल इज द फैमिली ड्रामा नाउ एंड फैमिली इज फाइटिंग, और फ्रंट फुट पे फाइटिंग, ऑल एफ इज देयर, और इसीलिए एफ का मतलब है फेल्यूर। चलिए आरसी चौधरी साहब जवाब देंगे। आरसी चौधरी साहब, बीजेपी लगातार ये बात उठा रही है कि कांग्रेस में राहुल गांधी का फेलियर है प्रियंका गांधी को लेकर के आना। योगेंद्र जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी का अपना एक नजरिया है। भारतीय जनता पार्टी कहती है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो राष्ट्र के ही महान नहीं है, दुनिया के महान नेता हैं, ये भारतीय जनता पार्टी कहती है। लेकिन वही महान नेता जब 5 राज्यों का चुनाव का जो जिक्र
अभी हमारे साथी ने किया, उसके सामने कहां चला गया था? हार और जीत का इतना दम किस चीज में? क्या इस देश की 132 करोड़ आबादी के सामने सिर्फ एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है? क्या उस देश की जनता का जनादेश कोई मायने नहीं रखता है? क्या उस देश की जनता ने आपको आजीवन दे दिया कि इस पे सिर्फ आप ही रहेंगे? क्या आप 5 साल के लिए जिस संस्था के ट्रस्टी बन के आए हो, क्या आप उसके मालिक होगे? क्या लोकतंत्र की रणभेरी में जब चुनाव के बीच में जब जाना है तो देश की जनता तय करेगी कौन फेल होगा, कौन पास होगा? भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि राहुल गांधी फेल हो गए, और मैं ये कह रहा हूं इस देश की जनता ने जब समय आया तब विश्वास किया, और हमें इस देश की जनता के प्रति हमारी जो जवाबदेही है, हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो संवैधानिक संस्थानों का मूल्य बचाए रखना है। जो एक ऐसी विचारधारा जो इस मुल्क के अंदर अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग धर्म है, अलग अलग मजहब है, उनको जोड़े रखना। हमें इस देश के अंदर हर बात को भारतीय की नजर से देखना, हर व्यक्ति के अंदर भारतीयता देखना, ये हमारा उद्देश्य है। ना हम हिंदू देखते, ना हम मुसलमान देखते, हम देखते इस मुल्क के अंदर बहुरंगी जो फूल हैं, वो फूल जब एक साथ खिलखिलाते हैं तो ये बगिया इस दुनिया को महकाएगी, और वो फूल महकने चाहिए। चलो ये कोई बात कहना चाहूंगा, हालांकि आप कहेंगे इसमें कि ये देखिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का काम है, पार्टी चाहती पूरी कमान भी दे सकती थी उत्तर प्रदेश की प्रियंका गांधी को, आधे उत्तर प्रदेश की कमान दी है। ये पार्टी ने प्रियंका गांधी के लिए एक सेफ गेम तो नहीं खेला कि 2 नेताओं की एक जिम्मेदारी दीजिए वहां पे? योगेंद्र जी, मुझे लगता है कि प्रियंका जी को जो हमारे साथी ने अभी जिक्र किया था कि आज से 10 साल पहले भी वो चुनाव कंपेन को संभालती रही है, और आप ये भी जानते हैं मुझे भी उत्तर प्रदेश के अंदर काम करने का मौका मिला था, और मैंने रायबरेली, अमेठी, तमाम जो सेंट्रल यूपी है उसके अंदर काम किया था। जब मैं अमेठी के अंदर जब अलग अलग जगह पे जाता था, और मुझे पता नहीं वो कौन से राजनीतिक दल के लोग होते थे, जब मैं उनसे बात करता था कि अमेठी क्या है, आखिर क्या वजह है कि अमेठी के अंदर कांग्रेस का परचम लहराता है, तो उन्होंने एक ही हर व्यक्ति से, कौन सी विचारधारा का, कौन सा धर्म का, कौन सी जाति का, मैं नहीं जानता, एक चीज कहते थे, अमेठी में डंका बजता है, बिटिया प्रियंका है। तो बिटिया प्रियंका जिसको पूरी अमेठी जिसको बेटी मानती हो, और जो आज उत्तर प्रदेश के प्रति अपना अगर निवेदन कर रही हो, तो मुझे ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बोकाट ये बता रही है कि आज उसका जो पर्दाफाश होने वाला है, जिस प्रकार से हमारे जो संवैधानिक संस्थान है, जो इस मुल्क के हर नागरिक को हिफाजत देते हैं, हर नागरिक को उसे होने का एहसास देते हैं, आज वो कहीं ना कहीं खतरा महसूस कर रहे हैं और विचलित नजर आ रहे हैं। यह बात यह भी की जा रही है कि बीजेपी के लिए प्रियंका गांधी के साथ साथ गठबंधन जो हुआ है समाजवादी पार्टी और बीएसपी का, दोनों एक झटका है। लेकिन झटका किस मामले में हो सकता है? अगर झटका बीजेपी के लिए प्रियंका गांधी है तो गठबंधन के लिए भी हो सकता है, और गठबंधन अगर बीजेपी के लिए झटका है तो कांग्रेस के लिए क्यों नहीं? जी आरसी चौधरी साहब। योगेंद्र जी, निश्चित रूप से आपने जब बहन मायावती जी और अखिलेश जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसकी प्रेस वार्ता को मैंने सुना था, उन्होंने कहा कि हमने ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, हमें एक लड़ाई ऐसी विचारधारा से जो इस मुल्क के अंदर जो नफरत फैला रही है, जो इस मुल्क के अंदर भाई को भाई से लड़ाना चाहती है, हम उस विचारधारा के खिलाफ में लड़ रहे हैं। हमने 36 सीटें हैं वो हमने समझौता कर 38 सीटों में समझौता कर लिया है। 2 सीटें हमने वो लोकदल के लिए रखी है, 2 सीटें हमने अमेठी और रायबरेली इसलिए छोड़ दी है कि वो व्यक्ति उनका कोई समझौता नहीं था, ना वो उस चीज पे उनका आगे बढ़ के ये कह रहा है कि हम इस विचारधारा को हराना चाहते हैं। और आज जो प्रेस वार्ता हुई जो राहुल जी की जो मैंने सुनी, राहुल जी ने ये कहा कि जहां हमें लग सकता है, जहां हमें लगता है कि हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को हराएंगे, हमारा एक ही मकसद है, सत्ता का जो मोह है वो प्रधानमंत्री मोदी जी को है, वो चाहते हैं मोदी जी, देश का प्रधानमंत्री मोदी, देश का प्रधानमंत्री मोदी। हम ये कहते हैं कि इस विचारधारा की लड़ाई के अंदर संवैधानिक संस्थान बचे रहें, उसके लिए जहां हम बीजेपी को हरा पाएंगे, हमारी उनके साथ में विचारिक काफी हद तक समानता है, और मिलके जहां पे हम होंगी हम वो तय करेंगे भारतीय जनता पार्टी को हराने का। कैंडिडेट ही घोषित कर दिए उन्होंने बता दिया तो कांग्रेस पार्टी देंगे सीट। देखिए आप कांग्रेस पार्टी को देंगे या नहीं देंगे, उन्होंने ये कहा कांग्रेस लड़ेगी, बैठिए बता देंगे आपको।
आप क्यों विचलित हो रहे? आप क्यों विचलित हो रहे? आप तो 73 थे, आपने कहा था ये अंगद का पांव राजस्थान से नहीं हिलेगा, 180 सीट आएगी, आपने कहा था ना 180 सीट आएगी। मैं कह रहा हूं 3 राज्यों के अंदर सिमट के 3 राज्यों के अंदर 180 सीट आ रही है आपकी। आप भूल गए थे कि राजस्थान की बात कर रहे थे, हमने कहा भी था, हमने आपको कहा भी था कि भाई राजस्थान की बात कर रहे हैं, सर हम तो राजस्थान की बात कर रहे हैं। अरे वो अंगद का पांव इस देश की जनता है ना, वो अंगद का पांव भी उठाता है, कौन लड़ेगा भी बिठाता है कि आप लड़ोगे, ये जो भी कोई लड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो अंगद का पांव था वो उखड़ चुका है, ये भारतीय जनता पार्टी महसूस कर रही है। रावण के दरबार में कुछ भी हो सकता है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये दरबार जो ये तो किसका दरबार है? रावण का दरबार कौन है और राम का दरबार जनता करेगी। राम के नाम पे आपने आपने इस देश को देश के लोग लेकिन वो देश की जनता भी जान चुकी है ना। 1 रुपया 1 ईंट भगवान राम का मंदिर बनेगा रामलला टाट में, और बीजेपी के पट्टे सारे हाथ में तमाम में बने रहे थे। राम के नाम पे झगड़ा किया इस देश से, राम के नाम पे ईटें जुड़ रहे और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के तमाम नेताओं के महल है पार्टी की तैयार हो गए। और राम जी आज भी स्टार्ट बढ़ रही है, ये भारतीय जनता पार्टी का ब्याज बढ़ रहा है, अकाउंट नंबर है बाकायदा। आप इतना सा कष्ट करो। अरे अकाउंट नंबर, हाँ ब्याज बढ़ रहा है, ब्याज बढ़ रहा है क्योंकि बन ही नहीं रहा, कोर्ट में चल रहा है। तो ये थोड़ी है उसको पैसे को कोई पोस्टमार्टम में जीन जाएंगे। ये कोई कांग्रेस पार्टी से नहीं सीखा है। अरे वो तो बना लिए, वो तो मकान बना लिए, महल देख ले, जयपुर में देख ले, बना लिए बीजेपी के लोगों ने। राम का पैसा बीजेपी के पट्टों के खाते में, राम जी का पैसा। चलिए मैं एक बार रोकना चाहूंगा। तो कुल मिलाकर के प्रियंका गांधी का पूरी तरह से राजनीतिक पदार्पण हो गया है, जिसकी डिमांड की जा रही थी। और लगातार इस बात की नजरें भी लगी हुई थी कि शायद देश का आम चुनाव ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव होगा। एक रणनीति के तहत प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने आगे किया महासचिव बना करके, और उत्तर प्रदेश के एक आधे हिस्से का प्रभारी बना दिया, पूर्वी उत्तर प्रदेश का उन्हें प्रभारी बनाया गया है। लेकिन अब होगा क्या? क्या समाजवादी पार्टी बीएसपी उसके गठबंधन को तालमेल बैठा करके साथ ले आ पाएंगी? मोदी और योगी के गढ़ को भेद पाएंगी? ये कुछ इस तरह की चीजें होंगी जो हम ब्रेक के बाद पूछेंगे। और ब्रेक के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 3 चुनाव 2004, 2009 और 2014 इनके परिणाम को लेकर के अगर बात करें तो कांग्रेस को बड़ा एक झटका यह रहा कि जिस कांग्रेस की कभी 50 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से हुआ करती थी, अब वो 2014 में महज 2 सीट जीत पाई। और उसके पहले के चुनाव की क्या पोजीशन रही, एक छोटे से ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात करें हम, कांग्रेस ने राजनीति में एंट्री करा दी है प्रियंका गांधी की। हालांकि उसके लिए कोई नई बात नहीं है, पहले भी चुनाव को देखती रही हैं, भाई और मां दोनों के लिए काम किए, रोड शो किए, सभाएं भी की हैं। यह कुछ चीजें ऐसी हैं, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कार्यकर्ता एक इंदिरा गांधी की तस्वीर देखते हैं प्रियंका गांधी में, और जब से उनकी डिमांड बढ़ी तभी से कांग्रेस को इंतजार था कि कभी तुरुप के पत्ते के रूप में प्रियंका को काम लिया जाए। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि कभी वक्त था कि 50 से ज्यादा सीटों पर कब्जा कांग्रेस का हुआ करता था। आज 2014 के चुनाव में 2 सीट पर कांग्रेस सिमट गई है। वजह साफ है कि कांग्रेस का जो मूल वोट था, मुस्लिम और दलित, ब्राह्मण, वो खिसक गया। समाजवादी पार्टी के पास में मुस्लिम मतदाता चले गए, दलित मतदाता बीएसपी के साथ चले गए, और ब्राह्मण बनिए भाजपा के साथ चले गए, कांग्रेस के जो मूल वोट रहा उसके साथ में, लेकिन वो सीटें निकाल नहीं पाए। ये सबसे बड़ा वजह रही कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में डाउन होने की। लेकिन अब इंदिरा गांधी की शैली में प्रियंका गांधी बेशक बात करती हो, लोगों से मिलती हो, महिलाओं और यूथ के बीच उनका उसी तरह का प्रभाव हो, लेकिन यहां देखना होगा कि प्रियंका गांधी के सामने चुनौतियां बड़ी हैं। कांग्रेस को वापस से वहां से जीवित करना,
लोगों में वो विश्वास पैदा करना एक बड़े चैलेंज प्रियंका गांधी के सामने होगा। चलिए, मैं जाना चाहूंगा एक बार फिर आरसी चौधरी साहब के पास में। चौधरी साहब, यहां मैं आपको बताना चाहूंगा 2004 में आप लोगों ने 73 कैंडिडेट उतारे थे, मात्र 9 कैंडिडेट विजयी हुई है और आपको वोट मिला 12.4%। 2009 में 69 आपके कैंडिडेट रहे, 21 साथियों की जीत दर्ज हुई और 18.25 आपको मत मिला। 2014 में 67 आपके कैंडिडेट रहे, 2 कैंडिडेट जीते और 7.48 आपको मत मिला। ये लगातार आपका मत प्रतिशत डाउन हुआ। प्रियंका जी को लेकर के आए, बात सही है, लेकिन चुनौती है। चुनौती इस नाते है कि आपका जो मूल आधार और जो वोट था वो रीजनल पार्टीज में डिवाइड हो गया, उसे कैसे लेकर के आएंगे आप? योगेंद्र जी, 2 चीजें हैं। एक तो जो आपने आंकड़ों की बात की, सीटों की बात की, मत के प्रतिशत की बात की, मुझे लगता है कि 27-28 साल बाद के अंदर कोई एग्जैक्ट वो नहीं, लेकिन 28 साल के बाद में इस देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी कर रही थी कि मजबूर नहीं मजबूत सरकार चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जब यूपीए की एनडीए की जब सरकार थी, अटल जी जब प्रधानमंत्री थे, तब एक ही चीज भारतीय जनता पार्टी लोग अक्सर चर्चा करते थे कि हमारी कुछ मजबूरियां हैं, गठबंधन की सरकार है, एक मजबूत सरकार चाहिए। इस देश के तमाम लोगों ने बहुत मजबूत सरकार दी, 282 सीट जीता के भेजा और बहुत लंबे समय के बाद में एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी और उसके अंदर मत प्रतिशत का आंकड़ा जो भी रहा, मैं उतनी बड़ी गणित नहीं समझता। लेकिन मैं एक सैनिक का बेटा हूं, एक किसान का बेटा हूं। आज जब इस मुद्दे पर चर्चा करें तो मुझे एक बात याद आ रही है। बात वो याद आ रही है कि जब सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने बाहर आके देश की जनता से कहा था, जब प्रेस वार्ता उन्होंने की थी, उन्होंने कहा कि हमें ये लगेगा कि जब हम हट जाएंगे और जब हम इस बात की जिक्र करेंगे तो देश हमें माफ नहीं करेगा। हमें लग रहा है कि इस देश का सर्वोच्च न्यायालय, जो देश की 132 करोड़ आबादी की न्याय की उम्मीद का केंद्र है, उसके अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, इसलिए हम जनता से मुखातिब होना चाह रहे हैं। विचारधाराओं की अलग अलग राजनीति रही, इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की भी राजनीति रही, इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता प्रधानमंत्री भी रहे, लेकिन देश के लोकतांत्रिक इतिहास के अंदर संवैधानिक संस्थानों का अगर कोई हनन हुआ और उनको अगर कोई डेमोलिश करने का काम किया तो इस सरकार ने किया। और इस सरकार के अंदर जो कोई आजादी के आंदोलन के परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति बैठा हो, जो इस अखंड भारत की कल्पना करता हो, और वो आज आके देश के सामने मुखर होकर नहीं बोलेगा, तो मुझे लग रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजों की 4 बात रहेगी। इस देश के अंदर संवैधानिक संस्थानों को बचाने के लिए अगर प्रियंका गांधी जी आए हैं, तो मैं एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के तौर पर ये उम्मीद करता हूं और अभिनंदन करता हूं कि आज जरूरी है इस देश के संवैधानिक संस्थानों को बचाने की, ताकि ये मुल्क आपस में हिफाजत रहे और इस देश के लोग आपस में भाईचारे के साथ में इस राष्ट्र के निर्माण। आपको क्यों लग रहा है कि संवैधानिक संस्थाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है, उनका अस्तित्व खतरे में, ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा मुझे इसलिए लगता है योगेंद्र जी, कौन कौन से संवैधानिक संस्थान अपन चर्चा कर सकते हैं, जितना मैं उनकी बात कर देता हूं, उससे अगर कोई बच जाए तो आप जिक्र कर देना। इस देश के अंदर संवैधानिक संस्थान होता है, इलेक्शन कमीशन होता है, चुनाव आयोग होता है। वो लोकतंत्र के अंदर 5 साल के बाद में इस देश की जनता को हक देता है कि वो अपना राजा चुने। और उसके पूर्व चुनाव आयुक्तों ने आके देश की जनता के सामने प्रेस वार्ता की और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की छवि को आघात पहुंचा है। वो आघात कैसे पहुंचा? जब आम आदमी पार्टी के यहाँ पे नेता नहीं है, कांग्रेस को दिल्ली के अंदर हराया, लेकिन उसके 22 विधायकों को अयोग्य घोषित कर देते हैं और वही उस न्यायालय उनको सबको वापस योग्य बना देता है, ऐसे लगता है। उसके जो व्यक्ति हैं वो आके प्रेस वार्ता करते हैं। रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं उर्जित पटेल जी, मोदी जी ने उन्हें बनाया और मोदी जी को वो ये कहते हैं कि मैं छोड़ के जाऊंगा क्योंकि मैं दबाव में काम नहीं कर सकता, देश की अर्थव्यवस्था को नहीं लड़खड़ा सकता। जो उनके आर्थिक सलाहकार हैं वो छोड़ के जाते हैं। देखिए मैं जिक्र कर रहा हूं, बहुत ही जो चीजें हैं। चलिए, आपने ये एग्जाम्पल दिया, लेकिन प्रियंका जी क्या करेंगे इसको बचाने के लिए? प्रियंका जी क्या करेंगे? प्रियंका जी इस देश की जनता इसको बचाएगी, देश की जनता। कोई एक व्यक्ति नहीं बचा सकता, ना मैं बचा सकता, ना आप बचा सकता। एक बहुत सी चीजें हैं। एक जगह पे आग लग गई, कुछ लोग आग लगाने वाले थे, कुछ लोग बुझाने वाले थे। एक चिड़िया थी, वो अपनी चोंच से पानी डाल रही थी। आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार ने पूछा कि तेरे इस चोंच के पानी से क्या होगा, क्या ये आग बुझ जाएगी? तो उस चिड़िया ने कहा कि निश्चित रूप से बुझेगी या ना बुझेगी, लेकिन जिस दिन इस आग का जिक्र आएगा और इस आग के जिक्र में 2 लोगों का जिक्र आएगा, एक लोग आग लगाने वाले थे, दूसरे लोग बुझाने वाले थे,
मेरा जिक्र आएगा बुझाने वालों के अंदर होगा। इस देश के अंदर देश का हर नागरिक जितना जो अपना योगदान दे सकता है वो दे, और उसके अंदर वो कितना योगदान उनका होगा ये देश की जनता तय करेगी। तो चलिए, प्रियंका गांधी संवैधानिक संस्थाओं को खतरा है, उसे बचाने के लिए जीत हार एक अलग मायने रखती है, लेकिन जब भी जिक्र आएगा कि प्रियंका गांधी ने संघर्ष किया तो वो नाम कांग्रेस के लिए काफी कारगर रहेगा, एक स्वाभिमान का रहेगा। यह कांग्रेस का दावा है। मनीष पारिक साहब, राजनीतिक दलों की ओर से सरकार बनती है, सरकार में पहुंचते हैं, कोई न कोई पार्टी होती है, लेकिन सीधा आरोप लगातार कांग्रेस लगा रही है। प्रियंका गांधी जब फरवरी के फर्स्ट वीक में कमान संभालेंगी, कांग्रेस की रणनीति जो मुझे लगती है, रोड शो हो सकता है, छोटी सभाएं कराई जा सकती हैं, सभी लोकसभा क्षेत्रों में उन्हें भेजा जा सकता है, यह एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। और संवैधानिक संस्थाओं का जिक्र हमेशा होगा जब भी कांग्रेस की बैठकें होंगी। राहुल गांधी हर मंच से एक ही बात कहते हैं कि ना एनआई, ईडी, सीबीआई, कोर्ट, सब पे प्रेशर बनाना चाहती है सरकार। यह बात चुनाव में एक बड़ा मुद्दा होगा। जैसे अभी कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी अगर उन संस्थाओं के अस्मिता को बचाने के लिए अगर आगे आ रही हैं तो हमें फक्र है। नहीं, वो तो अभी उन्होंने कह दिया, वो चिड़िया की चोंच में 2 बूंद पानी भरेगी डालेगी, वो आग बुझे नहीं बुझे, ये तो मान ही लिया। मैं आपको यही तो कह रहा था कि वो जो उनका इस्तेमाल होना है, वो चिड़िया की चोंच में पानी लेके घूम रही उत्तर प्रदेश में, करेगी कोशिश। लेकिन बुझाने वालों में तो नहीं होगा ना, लगाने वालों में कौन लगा रहा है? कुछ लगाने वालों में तो नहीं होगा ना। चौधरी साहब, आपने जब जिक्र किया, इस बात को स्वीकार किया, बता सकते तो मेरी पूरी जब बात कोई हमने बैर फैलाया हो और लोग मर गए हों और लोग मुसीबत हो गई हो, आपने मुसलमानों को भय डाला। जब मुसलमान बस्ती में पूछा भाई कौन से मर गए, तुम्हारी पानी की टोंटियां बंद हो गई कि बिजली के बल्ब बनने बंद हो गए, बीजेपी का शासन रहा, ये पुरानी बातें हो गई। अब ये बात तो है नहीं। आपने 3 उदाहरण दिए, बावजूद ये रोक रहे थे, तीनों आपने संस्थाओं के नाम पे बोले, लेकिन वो सब व्यक्तिगत बातें थी। उर्जित पटेल व्यक्तिगत थे, उनका आपत्ति थी, वो छोड़ गए, कोई इससे रिजर्व बैंक थोड़ी छोड़ गई। दूसरी बात, जो निर्वाचन आयोग की बात थी, उसमें उन्होंने कहा कि आघात लगाए, तो उसमें यह था कि ईवीएम मशीन पर जो क्वेश्चन जिस तरह से हो रहे हैं, और अभी हो रहा है इंग्लैंड में जाके आप नकाबपोश लोग आपकी पोले खोल रहे हैं, वहां पे वो जा रहे हैं, तो वो कौन आतंकवादी है, शुजात कौन है, वो पाकिस्तानी है, वो कौन क्यों कर रहा है ये, वो आपके वहां पर सिब्बल साहब मिल रहे हैं। तो अल्टीमेटली तो उससे दिक्कत हो रही है। भारत की संस्था पर भारत में आरोप लगते नहीं आपसे और मानते नहीं, कोई उसको सीरियस लेते नहीं, तो उसको नया शुगुफा डालने के लिए आपने शुजात को बुलाया और वो लगा के वहां पे इंग्लैंड में बोल रहा है इंडिया के बारे में। अब इंडिया की एजेंसी के बारे में, इंडिया के दाव तो बट्टा लगी रहा है इससे। तो ये तो कांग्रेस को सोचना चाहिए, जिसके सहारे, जिसकी रोजी रोटी के नाम पे जो वोट डले, कांग्रेस की पीढ़ियां जिससे रोटी खाई, वो उसी में जाके विदेश की धरती पे आरोप लगा रहा है। और कौन लगा रहा है? एक नकाबपोश लगा रहा है, जो आतंकवादी भी हो सकता है, जो खालिस्तान मांगने वाला हो सकता है, पाकिस्तान मांगने वाला हो सकता है, कश्मीर का आतंकवादी हो सकता है। वहां से आपके सिब्बल साहब निकल रहे हैं जो बचा रहे थे, आप एफिडेविट ले रहे हैं, आप सारी बातें कर रहे हैं। उसके बाद आप ये कह रहे हो कि हम संवैधानिक संस्था पे, आपने कहा सीबीएसई एग्जाम में 8वीं कक्षा का पर्चा लीक हुआ तो बीजेपी ने कराया, लोग हंस रहे थे आपके, वो बच्चे ही नहीं मान रहे थे। आपने कहा सीबीएसई संवैधानिक संस्था है, उसमें पर्चा लीक हो गया क्योंकि इन्होंने प्रोसीजर बदल दिया। बताओ आप। मैं योगेंद्र जी ये बात ध्यान दिलाना चाहता हूं कि तीनों तरह की जीत, बचपना नहीं है ये बिल्कुल हाईली डिफेम्ड एस्पेक्ट है। तीनों बातों पर आदमियों के बारे में आरोप लगाया और नाम संस्था का लिया जी। और बड़ी बात बचपना करते हैं क्या आप कभी बीच में? जी, मैंने आपको कहा ये जो कर रहे हैं, वॉट एवर यू सेज फॉर उर्जित पटेल को, ये कह रहे हैं कि मोदी जी से उनको आपत्ति हो ही सकती है, किसी को भी हो सकती है। आप इसमें रिजर्व बैंक को क्या दिक्कत है? एक दूसरी बात, रिजर्व बैंक अभी भी काम कर रहा है, उतनी तनख्वाह बढ़ रही है, उतने लोग चल रहे हैं, उतनी एसी चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, उस बिल्डिंग में गार्ड खड़े हैं बाहर, उसमें क्या फर्क पड़ गया? तीसरी बात, आप ये कहेंगे कि नोट छप रहे हैं, वो सब भी छप रहे हैं, सब हो रहा है। ईडी का वो इंडियन मॉनेटरी फंड, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वो कह रहा है कि सबसे बड़ी बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत होने वाली है, तीसरे नंबर पे। मैं उस समय जाके मैं लौट रहा हूं आपके पास में, लौटूंगा एक बार आरसी चौधरी जी को मौका दूंगा, फिर मैं फूलवाल साहब के पास में जाऊंगा। जी आरसी चौधरी जी। बीजेपी के जो साथी ने जिस प्रकार से चुनाव आयोग को लेकर जो जिक्र किया, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन संघ के अध्यक्ष आशीष रे अगर कोई प्रेस वार्ता करता है, अगर आप इस राजस्थान प्रेस यूनियन के अध्यक्ष होते हैं और किसी राज्य के अंदर जाके दूसरी जगह करते हैं, तो मैं नहीं मानता कि आप राष्ट्रद्रोही का काम कर रहे हैं। उनके निमंत्रण पे, उनका व्यक्तिगत निमंत्रण था, उनके व्यक्तिगत निमंत्रण पे वो वहां पहुंचे और वो ये कह रहे हैं, आशीष ने ये कह रहे हैं कि मैंने सभी राजनीतिक दलों को न्योता दिया था। भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि आपको न्योता मिला था या नहीं मिला था। मिला था तो आप क्यों नहीं गए थे?
क्या वजह आपको पता था कि कौन करने वाला है कौन नहीं करने वाला? आज किसी भी लोकतंत्र की हत्या किसी के आरोप से नहीं होती। जब आप आरोपों का जवाब नहीं देते, जब आपकी पारदर्शिता नहीं रहती तो बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि हमने किस किस के लिए काम किया, क्या सब चीजें की। आखिर भारतीय जनता पार्टी जब रक्षा के कवच पे आ रही है, वो तो सब चीजें जवाबदेही है सरकार की। कर दे, वो खोल दे, वो कह रहे हमने यहाँ से इतने तक काम किया था, 13 लोग थे, 13 लोगों को मार दिया, गोपीनाथ मुंडे का भतीजा कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। तो ये सब चीजें क्या है? दूसरा मैं कह रहा हूँ कि बहुत से मीडिया संस्थानों ने लाइव दिखाया, तो क्या वो राष्ट्रद्रोही है? क्या वो मीडिया जो मीडिया जो था वो राष्ट्रद्रोही थे? सफाई देने इसलिए उनको पता था। तो मैं भारतीय जनता पार्टी अपने आप में बौखला रही है। भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है, जैसे आप समझ सकते हो, वो बौखला रही है। को बताना चाहिए मेरा नहीं डाला, इन्होंने आरोप लगाए, पंकज जी ने, मैंने पूरा सुना। जब मैं बोल रहा हूं तो देश के लोगों को जानने तो दीजिए। क्यों विचलित हो रहे हो? आपको मैंने सुना ना पूरा, आपके बीच में नहीं बोला ना मैंने। आप भी दे देते, मैं कह रहा हूँ फिर दे देते, लेकिन आप बीच में बोल रहे हो, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। नहीं पता चलना चाहिए, देश के लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, ताकि व्यवधान डालो। आपको सिखाया ही जाता है, ये आपको तो थोड़ी आपकी पाठशाला सिखाती है कि देश की जनता को तथ्यात्मक जो चीजें हैं वो पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये तो 1 घंटे की डिबेट है, 1 घंटे बाद में तो हो नहीं सकती। इसलिए यहाँ पे जो पता चले वो जो जन टीवी के जो दर्शक हैं उन तक नहीं पहुंचना चाहिए। ये आपका आप बता रहे थे आशीष रे ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तो उस आदमी ने नकाब क्यों लगा रखा है? आप आशीष रे की आशीष रे से पूछिए, आशीष रे से पूछिए, वो भारतीय जर्नलिस्ट थोड़ी है। अरे इस देश की जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने सुना है, अरे हमारा उससे फैला रहा है। देश का चौथा स्तंभ है, उसका अध्यक्ष है वो। ये मशीन देश का चौथे स्तंभ का स्तंभ है, और आप व्यक्ति बता रहे हो, आपको व्यक्ति नजर आता है उसमें कि जमी असली की बात करें। आप लोगों के पास में लौटूंगा, कुलवाल साहब के पास में जाना चाहूंगा। कुलवाल साहब, कई चीजें हैं यहाँ पे। तुरुप के पत्ते के रूप में कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने उतारा है। बीजेपी को कहता है, बीजेपी का कहना है कि कुछ नहीं होगा, जो सुनामी है उनको उस सुनामी में वो भी चली जाएंगे, और उनका राजनीतिक भ्रूण हत्या कर दी है। लेकिन यह संवैधानिक संस्थाओं की बात चल रही है। दोनों पार्टियां एक दूसरे को संवैधानिक संस्थाओं को हाथ से पे ले जाने की या उनको कमजोर करने के लिए लगातार ये आरोप लग रहे हैं। पहली मर्तबा जन टीवी पे नहीं लगे हैं, ये लगातार ये बात कही जाती है। जब कहा जाता है कि वर्तमान सरकार ने इस तरह से टूल बना करके और जांच एजेंसियों को काम लिया, तो कहा जाता है कि ये पूछिए कि कांग्रेस ने किस तरह से काम किया था। सच्चाई क्या है, क्या नहीं है। लेकिन प्रियंका गांधी से क्या मतलब रहेगा इन सब चीजों का? क्या वास्तव में प्रियंका गांधी की सभाओं में, रोड शो में ये तमाम चीजें रहेंगी? देखिए योगेंद्र जी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में प्रियंका गांधी के आने से कुछ जोश तो रहेगा, ये तो मानना ही पड़ेगा। इसमें अपन नहीं माने तो हो सकता है अपनी गलती है, बाद में सुधार लेंगे हम अपनी गलती को। सवाल है कि आज जो बात चल रही थी कि चुनाव की बात को लेकर चल रहे थे हम, जो यूपी के अंदर 3 उपचुनाव हुए, जिसमें एक जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री महोदय हैं, गोरखपुर सीट पे भारतीय जनता पार्टी खुद चुनाव आ गई, जहां से मुख्यमंत्री इनके आते हैं। ये वो गठबंधन मनीष जी जो आप लोगों को वहां पे 7 सीट भी ना देगा। आपका दूसरा चुनाव फूलपुर का, वहां क्या हुआ आपका? वहां आप लोग हारे। आपके डिप्टी मुख्यमंत्री, उनकी सीट पे आप लोग हारे। आपने एक भी बाई इलेक्शन जीता क्या? सवाल है कि जब ऐसी स्थिति बन रही है कि पूरे देश में आप बात आती है कि ईवीएम पे मामला आता है, तो भारतीय जनता पार्टी को आगे खड़ा होकर बोलना चाहिए कि चलो भाई ईवीएम से नहीं करवाएंगे, हम तो बैलेट पेपर से करवा लेंगे। क्या तकलीफ आपको बात बोलने में? आप बोल दीजिए। लेकिन कुलवाल साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे। देखिए, मैं जब बैलेट से इलेक्शन होता था उस वक्त भी सुनते थे कि बैलेट के साथ बुलेट यूज किया गया, बूथ कैप्चर किए गए, लोगों ने ठप्पे लगा दिए। तो ये तो राजनीतिक दलों को सिस्टम पर भरोसा रखना होगा, आप लोगों को ही इसे दुरुस्त करना है। क्या वास्तव में अगर कहीं को लेकोना है तो वो चांस क्यों मिले चर्चाओं को? नहीं योगेंद्र जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा आना ही नहीं चाहिए कि जो चुनाव आयोग पे कोई बात आए। सवाल है कि जब ये ऐसी चीजें पैदा हो जाती है, चाहे वो कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या किसी भी दल को अगर ऐसा लगता हो, तो देखिए देश के प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। आज से पहले विपक्ष में भी थे, उनकी बातों को भी सरकार ने माना। जब जीएसटी लेके आए थे तो ये नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने जीएसटी का विरोध किया था। सवाल है कि देश के प्रधानमंत्री जी के सामने जब ये बात आती है
तो उनको विचार करना चाहिए। पर इन लोगों ने एक तानाशाही रवैया अपना रखा है कि हमने जो फैसला कर दिया वो फाइनल, वो जनता को मानना ही पड़ेगा। तो ये जो नीति जो इनकी हठधर्मी है, ये हठधर्मी से ये 5 स्टेटों में चुनाव आ रहे हैं और अभी भी इनकी हठधर्मी खत्म नहीं हुई है। आज भी इनकी हठधर्मी वही है और आगे आने वाले चुनाव में भी ये चुनाव होने के बाद ये कह देंगे कुछ गलतियां हमसे हुई थी, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अरे रॉबर्ट वाड्रा से प्रियंका गांधी को साथ क्यों जोड़ रहे हो आप? वो ठीक है उनकी पत्नी है वो, पर उसका उस केस से क्या संबंध है? जो करेगा गलत काम हो जाएगा जेल। उसमें प्रियंका गांधी राहुल गांधी से क्या मतलब है? देखो मनीष जी, ये बात आपने बोल बोल के कि कांग्रेस, इस देश में कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, आज इस देश में कांग्रेस को लाने वाले ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हैं, वरना कांग्रेस तो आशय में बोल गई थी। तो आज आप अपने बयानों को सोच समझ के दीजिए, ऐसा मत कीजिए जिससे कि आपको आने वाला समय भारी पड़े और उसके लिए आपको क्षमा मांगनी पड़े। तो चलिए, राजनीति है, ये राजनीति में कौन क्या कब किस वक्त क्या पासा फेंक सकता है, लेकिन इसे एक ऐलान जंग भी कहा जाता है। आम चुनाव देश का एक महज चुनाव नहीं है, एक आहुति है, एक बड़ा एक लोकतंत्र का पर्व है। अपने अपने अंदाज से इसे लोग मनाते हैं। राजनीतिक दल इसे एक जंग मान करके चलते हैं, महासमर मानते हैं, और जिसके पास में जो ताकत, अगर उसका समय पे सही सदुपयोग नहीं किया तो आपकी ताकत आपके पास धरी रह सकती है। कांग्रेस को लगता है कि तुरुप के पत्ते के रूप में अभी तक प्रियंका गांधी को जो बचा के रखा, अब ये उचित समय है, अब इसे आगे लाया जाना चाहिए, ये ऐसा माना जाता है। बीजेपी को लगा कि देश में सरकार बनानी है तो नरेंद्र मोदी को गुजरात से उठा करके और देश की सियासत में लेके आइए। इंटरनल पार्टी में कुछ नाराजगी भी रही, लेकिन उनका अपना प्रयास था, वो सफल रहा। किस अंदाज में रहे, कैसे रहा, यही बड़ी वजह है कि उत्तर प्रदेश, जैसे मैं लगातार कह रहा हूं कि कई राज्य उत्तर प्रदेश की सीटों में समायोजित हो सकते हैं। 80 सीट अकेला उत्तर प्रदेश रखता है, सत्ता की कुर्सी का रास्ता वहीं से निकलता है। तो कोई भी राजनीतिक दल वहां किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो। या आरसी चौधरी साहब, आपके पास आना चाहूंगा कि राहुल गांधी पहले भी एक पारी खुद के दम पे खेल चुके हैं, जब रीता बहुगुणा जोशी वहां पे अध्यक्ष हुआ करती थी और फिर जिम्मेदारी लेके उन्होंने हार की जिम्मेदारी खुद ने ली और रिजाइन किया। उस वक्त राहुल गांधी ने पूरी तरह से, ना किसी के साथ गठबंधन था, पूरी सियासत को अपने हाथ में लेकर के संभाला, पूरे देश भर से कार्यकर्ताओं को बुला करके। ये बात मैं असेंबली इलेक्शन की कर रहा हूं, हो सकता है उनका अपना एक एक्सपीरियंस हो, लेकिन फिलहाल एक प्रयोग है कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी को उतारना, वो भी एक पर्टिकुलर एक एरिया के लिए उन्हें प्रभारी बना करके। तो ये बात तो सही है कि उत्तर प्रदेश आपके लिए महत्वपूर्ण है, बीजेपी के लिए भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इन केस अगर आपके इस मोहरे का अगर कोई दमखम नहीं दिखता है, या कहा जाए कि वो जो प्रभाव जिस तरह से उम्मीद करती है कांग्रेस, अगर वो नहीं हुआ तो होगा क्या? योगेंद्र जी, एक अपना अपना नजरिया है और नजरिया हर व्यक्ति का होता है, हर चैनल का भी होता है। आपने कहा कि जो राहुल गांधी जी हैं, राहुल गांधी जब यूपीए की चेयरपर्सन थी आदरणीय सोनिया जी, जब यूपी की सरकार थी उसके अंदर भी वो एक सांसद थे और वो एक एनएसयू के प्रभारी थे और पार्टी के महासचिव थे। जब उन्हें यूथ का प्रभार दिया गया तो वो यूथ के भी बड़े प्रभारी के तौर पे वो रहे। हर व्यक्ति को संगठन के अंदर जिम्मेदारी है, उसका दायित्व है। जो भी कोई व्यक्ति है, कार्यकर्ता जिस लेवल पे है, उसके हर किसी की जिम्मेदारी है और ये दायित्व है, ये जो अधिकार है वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का है। आज उन्होंने जो अधिकार, जो उन्हें दायित्व दिया है, और इस देश के बहुत से जो कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता लंबे समय से चर्चा कर रहे थे, मांग भी कर रहे थे। उनका जो दायित्व दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, और जो इस देश की जनता की पार्टी कार्यकर्ताओं की जो बात सुन के जिन्होंने राजनीति में आना स्वीकार किया, तो मुझे लगता है कि इससे विचलित तो वो हो जो सत्ता से अपदस्थ हो रहा हो, दूसरे तो किसी को विचलित होने की जरूरत नहीं। संगठन के अंदर लोगों को आना, छोटा बड़ा, क्या छोटा या क्या बड़ा, दायित्व है। आप उस दायित्व का कितना निर्वहन निष्ठा से कर पाते हैं। तो पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि वो एक कर्मठ हैं, एक समर्पित हैं, ये उनके अंदर वो भाव देखते हैं और वो आए हैं, उन्होंने भी उस चीज का अभिनंदन किया। इसलिए मुझे पूर्ण उम्मीद है जितना उनको जो दायित्व मिला है
वो उम्मीद से ज्यादा उस पर खड़े उतरेंगे। कांग्रेस के एक रणनीति का हिस्सा प्रियंका गांधी को राजनीति में इस तरह से उतारना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जिम्मेदारी उस जगह की दी है जहां जाना जा रहा है कि अगर प्रियंका गांधी वहां फेल होती हैं तो कांग्रेस के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है कि हमने उतारा लेकिन मोहरा चल नहीं पाया। तो एक कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक भरोसा भी लगता है कि समाजवादी पार्टी बीएसपी के साथ में आगे के रास्ते निकाले जा सकते हैं। प्रियंका गांधी को वो गढ़ दिया जाए जिसे बीजेपी अपना अभेद गढ़ मान के चलती है, जहां से योगी आदित्यनाथ 5 बार सांसद रहे हैं उस क्षेत्र से ही, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से वर्तमान में सांसद हैं। मनीष पारिक साहब, आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस ने जानबूझ करके भी, मालूम है कि 2 दिग्गज वहां से हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं, देश की राजनीति में उनका बड़ा दखल है। सीधी चुनौती प्रियंका गांधी के लिए वही संजोई है, उसी को इन्होंने थामने की कोशिश की है कि चैलेंज को लिया जाना चाहिए। ये बीजेपी बेशक शब्दों के बयान करके हल्के में ले रही हो, लेकिन एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है ये, जो बीजेपी के लिए मुसीबत भी पैदा करे। नहीं, मैंने कहा वो तो फ्रंट फुट पे खेलने का मतलब ही होता है, आर या पार होता है। आप फिर वापस जाके उसको रोक नहीं सकते गेंद को, मतलब वो तो स्टंप्स में घुसेगी या तो या आपके बैट पे आएगी। तो अल्टीमेटली करो या मरो का नारा है, और उसमें प्रियंका गांधी कोई बहुत वैल्यूबल आर्टिकल नहीं है उनके लिए, इसलिए उसको भी डाल दिया है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता था कि जो गांधी परिवार के नाम पे बात कर रहे हैं, जैसे इंदिरा गांधी जी को देखने वाले जो लोग हैं वो अब 53 साल के हो गए, 55 साल के हो गए, कितने से बचे हैं, उन लोगों ने देखा ही नहीं है। और तो अल्टीमेटली उसका कोई लाभ मिल रहा हो ये मैं नहीं मान सकता, क्योंकि अभी जो मैक्सिमम हमारी आबादी है, पॉपुलेशन है हिंदुस्तान की, वो तो 21 बरस से छोटी वाली है, 1/3 तो वही है। तो अल्टीमेटली ऐसे लोग हैं कि एक मिथक है, इंदिरा गांधी कोई थे उनका नाम, परंतु उनकी जैसी लगती है इसलिए उनको बेनिफिट मिलेगी, और भी दूर की कोड़ी है। अल्टीमेटली इस सब में हवा ही काम है। मैं एक आखिरी सवाल, 1 मिनट का वक्त मैं विष्णु कुलवाल साहब आपको दूंगा। लबोलवाब यह है कि प्रियंका गांधी एक रणनीति का हिस्सा है कांग्रेस की का, और कांग्रेस को लगता है कि उस गढ़ में प्रियंका गांधी को पहुंचाया जाना चाहिए जिससे बीजेपी से सीधा लोहा लिया जा सके। ये क्या भी हमें वक्त का इंतजार करना चाहिए कि बीएसपी समाजवादी पार्टी प्रियंका गांधी को लॉन्च करने के साथ ही उनका क्या रिएक्शन रहता है? कुछ लगता है आपको कि तीनों मिल सकते हैं या फिर वक्त का इंतजार करना चाहिए? देखिए योगेंद्र जी, अभी तो आज तो प्रियंका गांधी जी आई है, अब वो कार्यभार फर्स्ट वीक में लेंगी वो। अभी फरवरी के पहले वीक में लेंगी, तो अभी तो देखने का समय भी आया नहीं है पर्याप्त। जब जैसे समय आएगा सब चीजें सामने आ जाएगी जी। अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। चलिए, तो हमें वक्त का इंतजार करना होगा, लेकिन फिलहाल तो सियासी हलकों में एक हलचल के रूप में देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी को महासचिव बनाकर के उत्तर प्रदेश में पूरी उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया, जहां से नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ आते हैं, उनका कार्य क्षेत्र है। अब देखना होगा कि समय के साथ साथ सियासत की नजाकत किस तरह से बदलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।